औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सिलसिला में एक और लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल जूरिस्ट प्लैनेट पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोग मेरे चैनल जूरिस्ट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे रेड कलर की घंटी के ऊपर ऑल पर क्लिक और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूवर्स, इससे पहले इन्वेस्टिगेशन के सिलसिला में 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। तो व्यूवर्स, अगर थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं रिवीजन के लिए, तो FIR कॉग्निजेबल केस में होती है अंडर सेक्शन 154। कॉग्निजेबल केस मीन that cases which police officer can arrest without warrant of the court. Without warrant of the court, police officer is competent to arrest an accused person is called a cognizable case. तो FIR cognizable केस में हो सकती है और इसमें पुलिस मुलज़म को वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकती है। तो FIR में कॉग्निजेबल केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है अंडर सेक्शन 156 CRPC। 156 के तहत IO या किसी पुलिस सेक्शन 156 CRPC के मुताबिक इंचार्ज ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन वो या उसके हुक्म पर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा और उस वक़ुआ से मुतल्लिक़ जितनी भी कोई इंफॉर्मेशन है, जो कोई भी शख्स उस केस से मुतल्लिक़ किसी किस्म के वाक़यात से वाक़फ़ियत रखता है, लफ्ज़ इस्तेमाल हुए 160 सेक्शन में एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो पुलिस ऑफिसर उसको समन करेगा। 161 के तहत उसकी स्टेटमेंट लिखेगा। 162 सेक्शन में उसका तमाम प्रोसीजर लिख दिया गया। आगे 165 166 में सर्च वारंट का प्रोसीजर बताया गया और 167 में हमें बता दिया गया कि अगर विद इन 24 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो उस मुलज़म को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट वो उस मुलज़म को या तो वापस पुलिस को रिमांड पे देगी या उसको जुडिशियल कस्टडी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट उसको जेल भेज दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी। तो आज का जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का अगला स्टेप है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को मुलज़म के ख़िलाफ़ कोई रिलायबल एविडेंस नहीं मिलती या उसके ख़िलाफ़ कोई सस्पिशन नहीं है मौजूद है कि उसका क्राइम के साथ कोई ताल्लुक़ है या कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है, तो फिर पुलिस क्या करेगी। इस सिलसिला में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 169 वो हमारी रहनुमाई करती है। तो व्यूवर्स, क्रॉस रेफरेंस के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11A सब रूल 7 उसमें डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज के बारे में लिखा गया। सब रूल 7 और सेक्शन 169 दोनों मज़ामीन में, दोनों बुक्स में ये बात लिख दी गई कि अगर पुलिस मुलज़म के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के पास कोई सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल नहीं आती। व्हाट इज़ सफिशेंट एविडेंस? सफिशेंट एविडेंस में हर वो मटेरियल आ सकता है जो उस मुलज़म के ख़िलाफ़ केस साबित करने के लिए ज़रूरी हो। तो वो अगर उस मुलज़म के ख़िलाफ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं तलाश करती, एक चीज़
दूसरे नंबर पे रीजनेबल ग्राउंड्स। पुलिस मुलजम के खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड्स, कोई रीजनेबल फैक्ट्स वो तलाश नहीं करती। पुलिस के पास कोई ऐसा मवाद नहीं पेश किया जाता कंप्लेनेंट की जानब से या दीगर गवाहान की जानब से, कोई ऐसा मटेरियल पेश नहीं किया जाता जिसकी वजह से उसके खिलाफ केस साबित हो सके। तो नॉट सफिशेंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड्स। और तीसरे नंबर पे है सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्ड केस टू मजिस्ट्रेट। कोई ऐसी सस्पिशन, कोई ऐसा मवाद जो पुलिस को जस्टिफाई करे कि उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। सस्पिशन से मुराद कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मटेरियल जो पुलिस को अवेलेबल हो और उस मटेरियल, उस मवाद की बिना पर पुलिस उस मुलज़म को उसके अगले प्रोसेस के लिए मजिस्ट्रेट के पास उसको फॉरवर्ड कर सके। पुलिस को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो व्यूअर्स, तीन चीज़ें, तीन में से एक अनबिलीवेबल या अनअवेलेबल सफिशिएंट एविडेंस, दूसरा अनरीजनेबल ग्राउंड्स, तीसरा सस्पिशन टू जस्टिफाई टू फॉरवर्ड द अक्यूज्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। इन तीनों मामलात में से अगर कोई एक या एक से ज़ायद मामलात पुलिस के पास आ जाते हैं तो पुलिस के पास अंडर सेक्शन, फिर बता रहा हूँ, अंडर सेक्शन 169 और इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11A सब रूल 7 वो पुलिस को कॉम्पिटेंट करता है कि पुलिस उस बंदे की बेल ले सकती है और बॉन्ड लेने के बाद उसको छोड़ा जा सकता है। अब जो पुलिस बॉन्ड लेगी वो श्योरिटीज़ के साथ भी हो सकता है और श्योरिटीज़ के बगैर भी हो सकता है। ये पुलिस की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो बॉन्ड को श्योरिटीज़ के साथ ले या श्योरिटी के बगैर ले। तो इस तरीके से उस मुलज़म को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको फारग किया जा सकता है, ताकि इस सेक्शन का मेन थीम पुलिस को ऑथराइज करना है। चूँकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने सारे वाक़यात को परखा तोला, मेरिट के ऊपर देखा मामलात को। अगर पुलिस समझती है कि यहाँ पर मुलज़म के खिलाफ ये मटेरियल सफिशेंट एविडेंस नहीं है, अनरीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है और या रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, या सस्पिशन है कि उसको भेज दिया जाए, वैसे ही उसके खिलाफ वहाँ तो आया कोई नहीं है, कंप्लेनेंट जो है वो फेल हो गया केस साबित करने में, तो पुलिस को इस वजह से अख्तियार दिया गया ताकि बेगुनाह लोग उनकी कस्टडी में ना रहें, ताकि पुलिस उसको लेट डाउन कर दे, उसको छोड़ दे, डिस्चार्ज कर दे। और इसमें श्योरिटी का मामला भी रख दिया गया ताकि बाद में प्रोक्योर कर लिया गया कि अगर उस मुलज़म की दोबारा उस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी लेटर स्टेज पे उसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत पड़े, ताकि उस श्योरिटी बॉन्ड की वजह से उसकी अटेंडेंस को प्रोक्योर किया जा सके। और उन श्योरिटी बॉन्ड्स को जो पुलिस ऑफिसर लेगी, जो पुलिस लेगी मुलज़म से, उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भिजवाई जाएगी। इस तरीके से पुलिस के पास अख्तियार है कि किसी भी मुलज़म को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, बिफोर द सबमिशन ऑफ चालान, पुलिस उस मुलज़म को डिस्चार्ज कर सकती है, रिहा कर सकती है, छोड़ सकती है, उसकी बेल ले सकती है, उसका बॉन्ड ले सकती है। तो व्यूअर्स, हमने डिस्कस किया कि पुलिस किस तरीके के साथ अंडर सेक्शन 169 किसी मुलज़म को अनसफिशेंट एविडेंस या दीगर मामलात होने की बिना पर उसको डिस्चार्ज कर सकती है या उसकी बेल ले सकती है। तो अब हम देखेंगे कि अगर उस मुलज़म के खिलाफ सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल है, यानी पुलिस ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो मटेरियल कलेक्ट किया, उस मटेरियल के बिना पर उसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं, सफिशेंट एविडेंस भी अवेलेबल है और सस्पिशन भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में पुलिस उस मुलज़म को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फॉरवर्ड कर देगी। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फॉरवर्ड करेगी सफिशेंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड्स के साथ। और यहाँ पर यह भी याद रखा जाए कि जब उस मुलज़म को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भेजा जाएगा तो अब मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो चेक करे।
اگر اس ملزم کے خلاف کیس بیلیبل اوفینسز کا ہے تو مجسٹریٹ فوری طور کے اوپر اس کے لیے آرڈر کر دے گا اس کو شورٹی بانڈ جمع کروانے کا. اب پھر وہ ملزم شورٹی بانڈ جمع کروا کر اسی وقت ریلیز ہو سکتا ہے. اگر وہ شورٹی بانڈ جمع نہیں کرواتا تو پھر قانون کے مطابق اس کو پریزن میں بھیج دیا جائے گا. سیکنڈ، اگر اس ملزم کے خلاف جو اوفینس ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بیلیبل اوفینس کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم پیچھے بھی دیکھ چکے کہ یا تو مجسٹریٹ اس ملزم کو ریمانڈ کر دے گا انڈر سیکشن 167، ریمانڈ کر دے گا پولیس کسٹڈی کے اندر، یا اس کو جیل میں بھیج دے گا اگر سمجھتا ہے کہ ریمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں صورتوں میں ریزنز لکھے گا. ریزنز لکھنے کے بعد وہ یا تو ریمانڈ کرے گا یا اس کو جیل میں بھیج دے گا. اور پھر جب تک وہ جیل میں رہے گا وہ انڈر دی کسٹڈی آف مجسٹریٹ رہے گا، اور اس کو تو جب تک ملزم جیل میں رہے گا تو اس کی کسٹڈی انڈر دی کسٹڈی آف مجسٹریٹ ہی کنسیڈر ہوگی، اور ہر 15 روز بعد اس کو کورٹ میں مجسٹریٹ کے پاس اس ملزم کو پیش کرنا مینڈیٹری ہے، لازم ہے. جب پولیس آفیسر ملزم کو مجسٹریٹ کی کورٹ میں انڈر سیکشن 170 پیش کرے گا تو یہاں پر 2 چیزوں کا دھیان رکھا جانا بہت ضروری ہے. نمبر 1، اس ملزم کے خلاف جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی، اس انویسٹیگیشن کے دوران اس سے جو کچھ برآمد ہوا، جو کچھ اس سے ریکوری ہوئی، وہ سارے کے سارے آرٹیکلز لسٹ سمیت مجسٹریٹ کی کورٹ میں وہ چیزیں پیش کی جائیں گی. وہ تمام ویپن، وہ تمام آرٹیکلز الانگ وتھ ان کے جو ریکوری میموز ہیں، تمام دستاویزات اور وہ آرٹیکلز وہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کیے جائیں گے. دوسری چیز یہ، جب پولیس آفیسر ملزم کو آرٹیکلز کے سمیت مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کرے گا تو پولیس آفیسر اس کیس سے ریلیٹڈ وہ تمام معاملات جو اکوینٹڈ ود دا فیکٹس انڈر سیکشن 160، وہ تمام ان افراد کو بھی مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی ایک بات قابل ذکر ہے، انڈر سیکشن 171 جتنے بھی وٹنسز ہیں اور جتنے بھی کمپلیننٹ ہے، کمپلیننٹ ایک ہے یا زائد ہے، اور وٹنسز جتنے بھی ہیں ان کو اس وقت مجسٹریٹ کی کورٹ میں ملزم کے ساتھ پیش کیا جانا ضروری نہیں ہے. جب ٹرائل کا آغاز ہوگا تو مجسٹریٹ پھر وٹنسز کو اور کمپلیننٹ کو طلب کر سکتا ہے، لیکن جب ملزم کو پیش کیا جائے گا فرسٹ ٹائم، پولیس جب اس کو پیش کرے گی تب ان لوگوں کا، کمپلیننٹ کا اور وٹنسز کا کورٹ میں جانا ضروری نہیں ہے. اب ایک اور معاملہ جو کہ بہت اہم معاملہ ہے، جو کہ ہے پولیس ڈائری کا، جس کو عرف عام میں ضمنی بھی کہتے ہیں، یا تفتیش یا تفتیشی افیسر جو کتاب لکھتا ہے، جو کارروائی لکھتا ہے، اس کو ضمنی کہتے ہیں، یا تفتیش بھی اس کو کہتے ہیں. انگلش میں اس چیز کو پولیس ڈائری کہتے ہیں. پولیس ڈائری سے مراد پولیس آفیسر جب انویسٹیگیشن کرے گا اس کا ٹائم آف لکھے گا، یعنی کہ جس ٹائم اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے وہ ٹائم لکھے گا. جہاں جہاں پر پولیس آفیسر نے جانا ہے وہ جگہ کا نام لکھے گا. پھر جو کوئی اس کے ساتھ گیا، جو اس کے پاس آیا، ان کے نام لکھے گا. جہاں انویسٹیگیشن کی غرض سے کیا اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اور وہاں پر جا کر پولیس آفیسر نے جو کچھ کیا، جو وٹنس یا جو کوئی بندے اس کے پاس آئے معاملہ لکھوانے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، ہر چیز جو وہ کرے گا وہ پولیس ڈائری کا حصہ بنائے گا. اس ضمنی کے اندر وہ تمام باتیں لکھے گا، اور آخر کے اوپر جو جست ہے، جو خلاصہ ہے اس بات کا، وہ بھی لکھے گا. تو ویورز ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کر لیں کہ ٹائم ٹو سٹارٹ دی انویسٹیگیشن
वो पुलिस डायरी के अंदर लिखेगा। प्लेस वेयर ही स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस डायरी के अंदर लिखेगा। जहाँ पर पहुँचेगा, जो कार्रवाई उधर करेगा, वो सारा कुछ उधर लिखेगा। और फिर आखिर के ऊपर जिस्त लिखेगा, जो खुलासा है उसकी कार्रवाई का वो लिखेगा। टाइम, डेट वगैरह शुरू में और एंड के ऊपर लिखेगा और अपना नाम भी लिखेगा। ये उसकी एक दिन की पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ये एक दिन की कार्रवाई वो कैप्ट करेगा अपने पास, अपनी डायरी में लिखेगा। इसी तरीके से उस केस की जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और जब तक उसकी 173 की रिपोर्ट या चालान रिपोर्ट वो कोर्ट में पेश नहीं करता, तब तक वो जो कार्रवाई उस केस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो करेगा, वो सारी कार्रवाई उस पुलिस डायरी का हिस्सा बनाएगा, तमाम डिटेल्स उसके ऊपर लिखेगा। अब इधर एक और सवाल रूनुमा होता है कि क्या जो पुलिस डायरी के अंदर पुलिस ऑफिसर लिखेगा, मीनिंग देयर बाय कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो उसकी ज़िम्मेदारियां लिखी या पुलिस डायरी लिखी, क्या मुल्ज़म वो देख सकता है, या मुल्ज़म का कोई अजीज़ वो देख सकता है, या मुल्ज़म का वकील वो देख सकता है? तो इसका जवाब स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर सेक्शन 172 और लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11A में सब रूल्स 13, तो इस ज़िम्मन में 172 CRPC सेक्शन और लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11A सब रूल 13 वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुल्ज़म, एक्यूज्ड, उसका वकील, उसके किसी अजीज़ का पुलिस डायरी को देखने का कोई राइट नहीं है, वो नहीं देख सकते। ये पुलिस का अपना रिकॉर्ड है जो कि उसके पास रहेगा, कोई भी उस रिकॉर्ड को, मुल्ज़म या उसका वकील उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकते। तो ऐसी सूरत में क्या पुलिस भी जब वो रिकॉर्ड अदालत में चला जाएगा तो उस रिकॉर्ड को देख सकती है? तो कानून ने कहा पुलिस अपनी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए वो रिकॉर्ड देख सकती है, यानी कि पुलिस ऑफिसर अपने हालातों वाक़यात जो उसने इन्वेस्टिगेशन की वो देखने के लिए उसको देख सकता है। इसका मीनिंग है कि वो अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकता है, कानून ने उसको परमिशन दी है। रीज़न, लॉजिक इसके पीछे ये है चूँकि एक पुलिस ऑफिसर एक वक्त में एक से ज़ायद केसेस में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और जब तक ट्रायल में वो एविडेंस देने के लिए आता है तब तक वो कई किस्म के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है या कर चुका होता है और इसमें एक टाइम भी काफ़ी गुजर जाता है। तो इन वजूहात की बिना पर उसको वो चीज़ें माइट भी याद ना रहे, तो इस वजह से पुलिस ऑफिसर को कानून ने अख्तियार दे दिया कि वो अपनी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए पुलिस डायरी को देख सकता है। हाँ, अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई बयान दिया, कोई मामला हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाबत बात आई जो पुलिस डायरी के रिकॉर्ड के मुतसादम है, तो कोर्ट की परमिशन के साथ उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अदालत की इजाज़त के साथ उस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है, कोर्ट में प्लेस भी किया जा सकता है। ये ट्रायल की बात है। तो व्यूअर, ये मामला यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। चूँकि अगर तो मुल्ज़म के खिलाफ बेलेबल ऑफेंस है तो अंडर सेक्शन 170 मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसे पेश किया गया और उसको रिलीज़ कर दिया गया बेल बॉन्ड लेने के बाद। अगर मुल्ज़म के खिलाफ केस नॉन बेलेबल ऑफेंस का है तो मजिस्ट्रेट या तो उसको जेल में भेजेगा या उसको पुलिस रिमांड में देगा। और इससे पहले 179 में अगर पुलिस उसके खिलाफ कोई सफिशेंट रीज़न्स नहीं तलाश करती, रीज़नेबल ग्राउंड उसके खिलाफ नहीं है, सस्पिशन, तो ऐसी सूरत में उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। और 172 के मुताबिक फिर पुलिस उसको मामलात को ख़त्म करने के साथ अब 173 की रिपोर्ट अदालत में भेजेगी। डेफिनेटली अगला लेक्चर 173 रिपोर्ट चालान से मुतल्लिका ही होगा।
अगला लेक्चर 173 की रिपोर्ट से मुतल्लिका ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है उसको बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट, तो व्यूअर्स अगर इस बात को देखा जाए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कोई कोर्ट, कोई अफिसर उस इन्वेस्टिगेटिंग अफिसर की जुडिक्शन में कोई मुदाखलत कर सकता है, तो इसका बड़ा क्लियर आंसर है अकॉर्डिंग टू 163 162 नो। कोई अदालत उसकी इन्वेस्टिगेशन को कॉल क्वेश्चन नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर काबिल ज़िक्र है, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11A सब रूल 14, सब रूल 14, उसमें उस रूल में ये बात लिखी गई कि ओवरऑल मजिस्ट्रेट तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तमाम उस मामले का सुपर इंचार्ज है। मीनिंग देयर बाय कि मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस का सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र होने की वजह से इसका मतलब ये भी निकलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिला में पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को देख सकता है। वो उसको एडवर्स ऑर्डर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ नहीं कर सकता, लेकिन सुपरवाइज़र होने की बिना के ऊपर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान रखेगा और उसको किसी भी कानून की खिलाफवर्जी करने से रोक सकता है। तो व्यूअर्स अगर आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।